हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का। तो 3D चैप्टर का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारा डिस्कस हो चुका है। आज डिस्कस करेंगे लॉन्ग, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। अब वीडियो 3-4 दिन लगातार आएगा, डेली आएगा। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन बचा हो हमें तो याद नहीं है। शाम वाले बैच का भी फेयरवेल हो चुका है, तो अभी जो है टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, 4-5 दिन। तो वीडियो जो है आपका डेली आएगा, टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -1, 2, 3 and is perpendicular to the lines x/2 is equal to pi -1/-3, z + 2/-2, x + 3/-1 is equal to pi + 2/2 is equal to z -1/3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे। अभी अगर कोई बच्चे डायरेक्ट लॉन्ग देख रहे हो तो उसे 1% भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा थ्योरी हम शॉर्ट में ही या ऑब्जेक्टिव के टाइम में ही डिस्कस कर चुके हैं। जब 3D का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे तो 3D का सारा थ्योरी क्लियर कर दिए थे, है ना। तो अभी आप उम्मीद लगाना भी मत कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो नहीं देखे पहले जाकर देखिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला दो है, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो आपको जो इच्छा, कार्टेशियन फॉर्म तो कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म, है ना। ऑब्जेक्टिव होता तो ऑप्शन पे डिपेंड करता कि अगर ऑप्शन जो है IJK में है तो वेक्टर इक्वेशन लिखना है, अगर ऑप्शन XYZ में है तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। यहाँ तो ऑप्शन की बात है नहीं, सब्जेक्टिव है, तो आप कार्टेशियन ही लिख दो। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखाए थे आप लोग को, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। ये हम आपको पढ़ाए थे इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पढ़ाए थे आपको। तो सबसे पहले x1/1 z1 क्या है, पॉइंट है बच्चा। x1/1 z1 पॉइंट है। ABC क्या बच्चा, वेक्टर है, उसी का पैरेलल, है ना। तो एक काम करते हैं, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो तो दिया हुआ है। लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, -1, 2, 3 से, इससे पास कर रहा है, तो इसका मतलब x1/1 z1 तो मालूम है। अब ABC मालूम कर ले। तो ABC कैसे मालूम करें, वेक्टर कैसे मालूम हो भाई। वेक्टर ABC जो होता है वो तो वेक्टर होता है, ये सब पहले बता चुके हैं। तो वेक्टर कैसे मालूम करें, तो वेक्टर जो है बोलता है कि वो जो लाइन है, जो लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से, वो परपेंडिकुलर है दो लाइन पे। तो बच्चा अगर कोई वेक्टर निकालना हो और वो परपेंडिकुलर दो लाइन पे हो, तब वो क्रॉस करके निकलता है। ये सब थ्योरी हम या तो वेक्टर में या तो 3D में क्लियर किए हैं। अगर आप पूरा वेक्टर देखे हो, पूरा 3D देखे हो, तो अच्छे से समझ में आ रहा हो। हम बोले थे कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो A.B 0 होता है, हम पढ़ाए थे। अगर कोई मान लो P और Q, P वेक्टर और Q वेक्टर परपेंडिकुलर है तो P.Q 0 होगा। लेकिन अगर दिया हुआ है कि कोई वेक्टर जो है, C वेक्टर जो है, वो A पे भी परपेंडिकुलर है और B पे भी परपेंडिकुलर है, तब C = A × B होता है। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं,
कहीं पे दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन कहीं पे दिया हुआ है कोई तीसरा वेक्टर है जो दो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तब ऐसे केस में सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो कोई लाइन जो है दो दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, दो दो लाइन पे परपेंडिकुलर है ना। कोई लाइन जो है दो दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब कह सकते हैं कि अगर इसको नीचे वाला वेक्टर होता है बच्चा, 3D में पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट लॉन्ग नहीं, लॉन्ग तो पहला क्लास है, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव जब डिस्कस किए थे तो बताए थे कि वेक्टर नीचे वाला होता है। तो ए वेक्टर जो है हमारा क्या होगा बताओ, ए वेक्टर 2i माइनस 3j माइनस 2k, या आप पी वेक्टर भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पी वेक्टर, क्यू वेक्टर मान लो इसको बच्चा, क्यू वेक्टर इसको मान लो। वेक्टर हमेशा नीचे वाला होता है, आपको पता है, माइनस आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। अब कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो, इस पर भी परपेंडिकुलर हो, इस पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में वेक्टर अगर हमको मानना है, जिस लाइन का इक्वेशन पूछा है उस लाइन के डायरेक्शन में अगर वेक्टर मानना है तो चलो मान लेते हैं कोई आर वेक्टर है ना। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है मान लेते हैं उसके डायरेक्शन में आर वेक्टर है, तो ये जो आर वेक्टर है ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, पी पे भी परपेंडिकुलर है और क्यू पे भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब आर वेक्टर जो हो जाएगा पी क्रॉस क्यू हो जाएगा बच्चा, आर वेक्टर जो हो जाएगा वो पी क्रॉस क्यू हो जाएगा। तो पी और क्यू को पहले क्रॉस कर लेते हैं, है ना, पी और क्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। चलिए पी और क्यू को क्रॉस कैसे करेंगे, क्रॉस करने के लिए पढ़ाए थे, दो वेक्टर को क्रॉस करना हो तो अपने मन से यहां लिखेंगे आई जे के, सब वेक्टर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। यहां लिखेंगे हम 2, जो वेक्टर चैप्टर नहीं देखे हैं उम्मीद मत करो कि कुछ भी समझ में आ रहा होगा। 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 2 3 प्लस माइनस प्लस आई डिलीट माइनस 3 माइनस 2 2 3 माइनस जे डिलीट 2 माइनस 2 माइनस 1 3, फिर उसके बाद हमारा है प्लस के कैप डिलीट 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 9 प्लस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो ये वेक्टर हमारा आ गया बच्चा, आर वेक्टर जो हो गया हमारा, आर वेक्टर जो हो गया पी क्रॉस क्यू था, ये हमारा हो गया माइनस 5 आई माइनस 4 जे प्लस के। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा, है ना, हम तो इरेज कर रहे हैं। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास कर रहा है। तो हम लोग फार्मूला ये पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला जो है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला है हमारा x माइनस x1 का मतलब क्या बाबू, x1 का मतलब y1 का मतलब z1 का मतलब क्या, किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1, तो x1 के जगह पर -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। बाई a का मतलब क्या बच्चा, है ना, कि उसके डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, तो वेक्टर हमारा -5 है ना। अभी आई वाला लिखे, फिर बी जब बी का बारी आएगा तो ये जे वाला लिखेंगे, जब सी का बारी आएगा तो के वाला लिखेंगे। तो इज इक्वल टू बाई माइनस बाई 1 बाई माइनस 2 बाई, बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे -4, फिर z माइनस Z1 बाई सी, z माइनस Z1 हमारा 3 है बाई सी के जगह पे 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे
तो वेक्टर इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था, ठीक है बच्चा। और एक चीज और, आप इसका आंसर ये भी देख सकते हैं, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं x+1/5 y-2/4 z-3y-1 दोनों आंसर सही है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर? सोचो बच्चा, तुम जो वेक्टर लिखा है यही वाला लिखा है ना, वेक्टर यही लिखा है ना, तो वेक्टर जो है डायरेक्शन अपोजिट प्लस माइनस, डायरेक्शन को साइन भी हम पढ़ा चुके हैं, डायरेक्शन रेशियो भी कि उल्टा साइन भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, ये सब बहुत बातें हम पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। डायरेक्शन को साइन भी जब निकालते हैं तो हम बोलते हैं बाहर में प्लस माइनस लगा देना, है ना। तो अभी उतना टाइम नहीं है, बस जान लो होता है ना, क्योंकि वेक्टर पैरेलल लिखा जाता है। एक बात बताओ, मान लो ये कोई वेक्टर लिखा हुआ है, तो 2i-3j -k, अब बताओ सबका अगर साइन चेंज कर दे तो -2i + 3j + k हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया तो वेक्टर ऐसे था ऐसे हो गया, है तो इसका पैरेलल ही। तो जो फार्मूला होता है ABC वो पैरेलल वेक्टर लिखा जाता है ना। तो पैरेलल में आप लिख सकते हैं उसके डायरेक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 7, -7, फिर कॉन्टेनिंग द लाइन, कोई प्लेन है जो पास कर रहा है, कोई प्लेन जो है पास कर रहा है इससे, कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और कॉन्टेनिंग द लाइन, कॉन्टेनिंग द लाइन, कॉन्टेनिंग द लाइन x+1/-3 इज इक्वल टू y-3/2 इज इक्वल टू z+2/1, ऐसा लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो बच्चा, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला तो हम x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1, ये हम जब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट करा रहे थे तब पढ़ाए थे, लेकिन बताए थे ये फार्मूला तब लगाना जब x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट क्वेश्चन में लिखा हो तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट ना लिखा हो, अगर ना लिखा हो तब कैसे बनाए सर? तब उस स्थिति में एक और फॉर्मूला, ऐसे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत सा है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। इंटरसेप्ट वाला बता चुके थे पहले, आज एक नया फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन का बता रहे, ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या होता है बच्चा, इक्वेशन ऑफ प्लेन में आप क्या करो, एक अपने मन से x/z मान लिया करो। पहले कौन कौन पॉइंट कितना कितना है बताओ, है ना, इस प्लेन में कौन कौन पॉइंट है वो लिख लो, इस प्लेन में कौन कौन पॉइंट है वो लिख लो। चलो इसको a मान लेते हैं, 0, 7, -7। चलो दूसरा पॉइंट बच्चा, देखो तो बच्चा एक बात बताओ, कह रहा है कि प्लेन जो है कॉन्टेन कर रहा है लाइन को, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन में ही लाइन है, कोई प्लेन है, कोई प्लेन है उसी में एक लाइन है, जैसे बोर्ड एक प्लेन है उसी में एक लाइन है, तो जाहिर सी बात है लाइन का जो पॉइंट रहेगा, लाइन पे जो पॉइंट रहेगा वो बोर्ड पे भी है ना। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ये पॉइंट सिर्फ लाइन का नहीं माना जाएगा, ये पॉइंट बोर्ड का भी माना जाएगा, तो वो पॉइंट सिर्फ लाइन का नहीं है, प्लेन का भी है। तो अब हम सबसे पहले आपको बोले कि प्लेन पे कौन कौन पॉइंट है वो लिखने के लिए, तो एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये प्लेन के अंदर लाइन है, इसका मतलब जो लाइन का पॉइंट रहेगा वो प्लेन का भी पॉइंट रहेगा। तो बी हमारा, हाँ पॉइंट कैसे निकलता है ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं, है ना, पॉइंट कैसे निकलता है, ये +1 है तो -1 सिखा चुके हैं हम पहले, ये -3 तो ये +3,
ये +2 तो ये -2। चलिए पॉइंट क्या क्या था ये हम देख लिए, पॉइंट क्या क्या था। अब सुनिए, पॉइंट लिखने के बाद एक अपने मन से पॉइंट मान लीजिए XYZ। ध्यान से सुनना, एक अपने मन से पॉइंट मान लीजिए XYZ, ठीक है, मान लिए। आप सुनो, ध्यान से सुनना, ये क्या है? -3 2 1, ये क्या है? -3 2 1, ये तो नीचे है ना बच्चा। तो हम बताए थे नीचे जो रहता है वो वेक्टर रहता है ना, नीचे जो रहता है वो वेक्टर रहता है। तो नीचे जो रहता है वो वेक्टर रहता है, सही बात है। तो ये ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, लेकिन -3 2 एक वेक्टर है। चलो वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू -3i + 2j + k। चलिए ये हो गया। अब आपको करना क्या है? 3 वेक्टर तैयार करना है। कितना वेक्टर तैयार करना है बच्चा? 3 वेक्टर। चलो एक काम करते हैं, एक वेक्टर हम लोग तैयार कर लेते हैं, एपी वेक्टर। 3 वेक्टर तैयार करना है। तो एपी वेक्टर क्या करो, 2 पॉइंट घटा के वेक्टर तैयार करो। तो एपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? एपी वेक्टर xi कैप बाई -7। 2 पॉइंट जब घटाते हैं तो वेक्टर तैयार होता है, आपको अच्छे से पता होगा। बाई -7 जे कैप जेड +7 के कैप। चलिए एक वेक्टर तैयार हो गया। दूसरा वेक्टर आप लिख लीजिए, आप ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? b - a -1 -0 -i कैप 3 -7 -4j कैप -2 + 7 5 के कैप। चलिए एक वेक्टर और लिख लीजिए। एक वेक्टर तो दिया हुआ बच्चा, ये पॉइंट नहीं है, वेक्टर है ना। तो 3 वेक्टर हमको मिल गया, -3i + 2j + k। अच्छा बच्चा रटना नहीं। अब तुम्हारा मन करेगा कि सर आप एपी क्यों निकाले, पीएम निकाल लेंगे, कोई भी निकाल लो सर। आप जो है जो है, हाँ सर मेरा मन है आप पीए क्यों निकाले, सर मेरा मन होगा पीवी निकालने का, पीवी निकाल लो। 3 वेक्टर चुपचाप लिख लो, रट के नहीं रहो कि कौन सा वेक्टर लिखना है। कोई भी 3 वेक्टर लिख लो, लेकिन हाँ ध्यान देना, कम से कम एक बार XYZ को जरूर शामिल करना, क्योंकि ऐसा ना करना कि XYZ शामिल ही नहीं हो। अगर XYZ शामिल ही नहीं होगा तो फिर इक्वेशन कैसे कहलाएगा? हालांकि आप कुछ भी कर लो, XYZ तो शामिल करोगे, क्योंकि 3 वेक्टर लिखना है ना। XYZ ना चाहते हुए करना ही पड़ेगा। तो 3 वेक्टर लिख लिए बाबू। अब जब भी 3 वेक्टर लिख लो तो उसके बाद क्या करो, डिटर्मिनेंट का सिंबल दो, और उसके बाद लिखो क्या है, ये हमारा x है, फिर क्या है बताओ, बाई -7 फिर क्या है, z +7, उसके बाद -1 -4 फिर 5 फिर -3 2 1 -3 2 1 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों लिख लिए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लिख देना। यही इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका है। सर ये कब लगाते हैं? और आप एक बताए थे XYA + YYB + ZYC इज इक्वल टू 1, वो भी तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन ही पढ़ाए थे। वो तब लगाना बच्चा जब आप क्वेश्चन में देखना x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट लिखा हो तब लगाना, और नहीं लिखा हो तो डिटर्मिनेंट मेथड लगा लेना। सर आप ये और पढ़ाए थे x - पॉइंट y वेक्टर, y - पॉइंट y वेक्टर, z - पॉइंट y वेक्टर, एक पढ़ाए थे r इज इक्वल टू पॉइंट + λ * वेक्टर। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन थोड़ी था, इक्वेशन ऑफ लाइन था ना।
आर इज इक्वल टू पॉइंट प्लस लेमडा इंटू वेक्टर, और एक्स माइनस पॉइंट बाई वेक्टर इज इक्वल टू बाई माइनस पॉइंट बाई वेक्टर इज इक्वल टू जेड माइनस पॉइंट बाई वेक्टर। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन था जो आप पढ़े थे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इक्वेशन निकालना है, तो हम आराम से इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए क्या लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस एक्स -4 5 2 1, फिर आपका माइनस बाई -7 इंटू डिटर्मिनांट -1 5 -3 1, फिर z +7 डिटर्मिनांट -1 -4 -3 2 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन कर लेना बच्चा, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से कर लेना, जो भी आएगा आंसर कहलाएगा। इक्वेशन लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देख बच्चा, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। हम हिंट करेंगे, आप बना लेना। चलो हिंट करने का भी मन नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि मैं बताता हूं आपको, मैं कब बताया हूं, मैं आपको हिंट करता हूं, कब मैं आपको बताया हूं, हिंट करता हूं। देख बच्चा, मैं आपको बताया था शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 5, है ना, जाके देख ले। जब दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हैं, हम हिंट कर देते हैं, बाकी बनाना खुद से। हम बोले थे कि सबसे पहले क्या करना कि 3 वेक्टर लिख लेना, उसमें से सबसे पहले पॉइंट क्या है बताओ तो, पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है हमारा, -3 है तो 3, -4 है तो +4, +1 तो -1। बी पॉइंट क्या है हमारा बताओ, -1 है तो +1, -3 है तो +3, -1 है तो +1। ए बी वेक्टर लिख लेना, क्या हो जाएगा बताओ, 1 -3 -2 आई, या शॉर्ट में -2 लिखो, या लिख भी सकते हो, क्या दिक्कत है। 1 -3 -2 आई, 3 -4 -j 2k, ए बी वेक्टर हो गया। उसी तरह से बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, चलो वेक्टर तो दिया हुआ है, नीचे वाला वेक्टर होता है, पी वेक्टर मान लेते हैं, 2i j -3k, 2i j -3k, नीचे वाला जो होता है वेक्टर ही होता है, क्यू वेक्टर -i +3j +2k, 3 वेक्टर लिख लिए। फिर हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए थे, इस तरह से वेक्टर लिख लेना है। वेक्टर क्या क्या हमारा बच्चा, -2, और ये भूल नहीं करना है, सबसे पहले जो पॉइंट घटा के जो वेक्टर आया है उसको हमेशा ऊपर ही लिखना है। हाँ, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो चाहो तो, 2 1 -3 -1 3 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसका स्क्वायर बताए थे प्लस ये दोनों का स्क्वायर प्लस ये दोनों का स्क्वायर। नहीं याद आ रहा है फिर पूरा में मॉड लगाए थे, नहीं याद आ रहा तो प्लीज जाके शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देख ले जाके, हिंट कर दिए इतना, बहुत ज्यादा कर दिए। तो चलिए लॉन्ग का ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना बच्चा। शुभम पानी लाओ। और देख लेना वीडियो सही से आ रहा है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोई लाइन है जो क्यूब के डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रहा है। कोई लाइन है, मान लेते हैं ये मार्कर है, ये क्यूब के डायगोनल से, मान लेते हैं ये हमारा डायगोनल है क्यूब का, अंगुली को डायगोनल मान लेते हैं, ये लाइन है। तो ये मार्कर जो है, मार्कर को लाइन देखना, मार्कर को लाइन समझना, अंगुली को डायगोनल समझना। तो कोई मार्कर है, सॉरी यार, कोई लाइन है जो क्यूब के डायगोनल से अल्फा बना रहा है, ठीक है। उसी तरह से रूम में 4 डायगोनल है बच्चा, है ना। तो पहला डायगोनल से अल्फा बना रहा है, दूसरा डायगोनल से बीटा बना रहा है, ये तो एक अंगुली है ना। उसी तरह से रूम में 4 डायगोनल होते हैं ना। कैसे रूम में 4 डायगोनल? कैसे? नीचे वाला कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर, ऊपर वाला, ये तो हो गया नीचे वाला कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर, फिर ओ नीचे वाला कॉर्नर से ओ ऊपर वाला कॉर्नर, तो 2 डायगोनल तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर ओ ऊपर से ये नीचे, फिर ओ ऊपर से ये नीचे, समझ रहे हो ना बात को। तो रूम में भी हमारा 4 डायगोनल है। तो कोई मार्कर है, कोई लाइन है जो चारों डायगोनल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। पहला डायगोनल से अल्फा बना रहा है, दूसरा डायगोनल से बीटा बना रहा है, तीसरा डायगोनल से गामा बना रहा है, चौथा डायगोनल से डेल्टा बना रहा है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये प्रूव करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना कि डायरेक्शन कोसाइन है ये सब, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन होता तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तक ही रुक जाता। ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि डायरेक्शन कोसाइन है। और ऐसे भी डायरेक्शन कोसाइन जब रहता है तो लाइन जो है डायगोनल से नहीं रहता, लाइन एक्स एक्सिस के साथ रहता है तब अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ रहता है तो बीटा होता है, जेड एक्सिस के साथ रहता है तो गामा होता है, तब जाके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ रहता है तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन समझने की तो भूल करना ही मत। अल्फा बीटा गामा डेल्टा को सिंपल एक एंगल समझना कि अल्फा एक एंगल है, बीटा एक एंगल है, गामा एक एंगल है, डेल्टा एक एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि कॉस अल्फा कैसे निकालें, कॉस अल्फा कैसे निकालें उसके बारे में सोचते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं। ऐसे तो इसका डिटेल से अगर सॉल्यूशन बताया जाए, एकदम डेमो करवा के बच्चों को एकदम फील करवा के, तो कम से कम तो 30-40 मिनट तो इस क्वेश्चन में लग सकते हैं, ना तो 15 मिनट 20 मिनट तो पक्का। आपको बढ़िया से क्या करेंगे, क्यूब में 6 वर्टिसेस लिखेंगे, 6 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर डायगोनल 4 को निकालेंगे, इस तरह से डिटेल में। लेकिन बच्चे अभी एग्जाम है, उतना फील फाइल करके पढ़ना नहीं है, आपको शॉर्ट में समझना है किसी तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको स्क्वायर से समझाता हूं। मान लो कोई एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। अब बता इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पर x 0 होता है, 0, ये होगा। तुम बोले सर ए ही क्यों लिए, यहाँ भी ए यहाँ भी ए क्यों लिए सर? क्योंकि बच्चा स्क्वायर का सब लेंथ, चारों लेंथ इक्वल होगा ना बच्चा, स्क्वायर का चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा, तो ये ए है तो इसका भी ए ही होगा लेंथ ना। गुड। तो अब बताओ ये ए है इसका लेंथ, तो इसका भी लेंथ ये होगा। तो मतलब यहां से यहां तक भी ए और यहां से यहां तक भी ए, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हो गया ए, ये हो गया। समझ रहे बात को? तो एक बात बताओ, डायगोनल लिखना है तो ओ भी हमारा एक डायगोनल होगा, ओ भी हमारा क्या होगा, एक डायगोनल होगा। तो ओ बी वेक्टर हमारा क्या होगा बताओ, घटा लो, a माइनस 0 ए आई कैप, a माइनस 0 ए जे कैप। तो ये पहला डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल बच्चा, दूसरा डायगोनल मान लो सी ए, या तो सी ए या तो ये सी, दोनों में से कोई एक लिखो, सी ए लिख लेते हैं। तो सी ए हमारा ए माइनस सी होगा, ए माइनस 0 ए आई कैप, 0 माइनस ए माइनस जे कैप। तो आपको क्या पता चला बताइए तो,
क्या पता चला कि डायगोनल का लेंथ इक्वल है कि नहीं है। देखो तो डायगोनल का लेंथ क्या होगा हमारा, बताओ। इसका डायगोनल का लेंथ होगा अंडर रूट, लेंथ कैसे निकलता है वेक्टर में पढ़ा है ना, लेंथ का मतलब मॉड, इसका लेंथ निकालना है, ए आई प्लस ए जी का लेंथ निकालना है, तो लेंथ क्या होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बताओ 2a स्क्वायर और √2a आएगा। इसका लेंथ √2a आया है, इसका लेंथ भी क्या होगा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों का लेंथ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बच्चा, लेंथ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात से पता चलता है कि डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, डायगोनल का लेंथ क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। तो उसी तरह से स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, उसी तरह से क्यूब का डायगोनल का भी लेंथ क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। क्यूब का डायगोनल का भी लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस बात से पता चला कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते जाओ, कभी आई को प्लस कर दो, कभी जे को माइनस कर दो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते रहो तो लेंथ तो इक्वल ही रहेगा। मान लो कोई एक वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के या प्लस के, इसका लेंथ कितना होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब क्या कर देते हैं, आई में माइनस कर देते हैं, -2i प्लस 3j प्लस के, अभी भी इसका लेंथ जो है इक्वल ही होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझे बात को। फिर अभी आप आई में माइनस किए, फिर आप जे में माइनस कर दो, के में माइनस कर दो, इस तरह से करने से सबका लेंथ तो इक्वल ही रहेगा। तो एक बात याद रखना बच्चा, उसी तरह से डायगोनल का लेंथ भी इक्वल रहता है। आपको अलग अलग डायगोनल जब भी लिखना हो ना तो उतना माथा मत खराब करो कि एक सब डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कोई एक डायगोनल निकाल लो, फिर दूसरा डायगोनल निकालना हो तो साइन चेंज करके निकाल लो, समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो कि क्या किए कि यहाँ पे जे को माइनस कर दिए, या आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, आई को माइनस कर देते, उसको जे को प्लस कर देते, तो ये भी डायगोनल ही होगा, कोई ना कोई डायगोनल ही है। माने अभी जो हमारा सी था ये एसी रहेगा, तो साइन चेंज कर रहे हैं तो वो डायगोनल ही है, ठीक है। तो आगे से हम लोग उतना सब डायगोनल निकालेंगे नहीं, कोई एक डायगोनल निकाल के फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर करके हम लोग क्या कर लेंगे बच्चा, बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते कोई क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और क्यूब में मान लेते हैं कि अभी जो कोऑर्डिनेट हम लोग स्क्वायर में जो लिखे थे बच्चा, स्क्वायर में यहाँ का कोऑर्डिनेट a, आया था। अगर यही क्यूब रहता तो ये थोड़ा ऊपर होता, क्यूब मतलब बोर्ड पे हटता नहीं, ये स्क्वायर है तब ना बोर्ड पे आ गया, क्यूब रहता तब कैसे रहता, ये रूम हमारा क्यूबॉइड है, जो ये हम लोग खेलते हैं, क्या रहता है वो बच्चा मूवी वगैरह में भी बिलियन लोग ज्यादा है, समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। क्यूबिकल क्या रहता है, क्या उसको कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है ना। चलिए आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं ना। डाइस ही ले लो, डाइस जो होता है क्यूब होता है बच्चा, है ना। डाइस क्या होता है हमारा, क्यूब होता है, लिडो वाला। तो उसमें एक्स एक्सिस भी रहता है, वाई एक्सिस भी रहता है, जेड एक्सिस भी रहता है। तो मान लो ये हमारा ओ है और ये थोड़ा यहां रहेगा, तो ए हो जाएगा, तो ओ इसका कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। अब बोर्ड पे नहीं रहेगा, हम बोर्ड पे लिख दिए, हल्का ऊपर रहेगा, है ना। तो आप ऐसे समझो कोई हमको यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है कि मैं आपको, चलो थोड़ा सा आपको मैं फील कराना चाहता हूँ। चलो मान लो ये क्यूबॉइड है, क्यूब तो नहीं है लेकिन क्यूबॉइड है कि नहीं है, तो बताओ। मान लो इसको ओ माने हैं, ये हमारा ओ है, ओ 0 0 0। अब इसका डायगोनल जो है यहां से लेके इसका ऊपर तक होगा, ये ऊपर तक होगा, ये नीचे से लेके, पहला डायगोनल की बात कर रहे हैं, ये नीचे से लेके इधर ऊपर तक, है ना। इसका नीचे और उसका ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे मिला देंगे तो लाइन होगा। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर में रहेगा तो जेड कोऑर्डिनेट होगा, कैसे सर, एक्स वाई जेड तीनों होगा, सिर्फ जेड नहीं होगा, एक्स वाई जेड तीनों कैसे सर। सोचो वहां पहुंचना है तो ये ओरिजिन है, 0 0 है, तो पहले यहां से यहां तक चलेंगे एक्स, फिर चलेंगे यहां से यहां तक वाई, फिर ऊपर जाएंगे तब जाके यहां पहुंच पाएंगे। तो ए तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, ठीक है बच्चा। तो बोर्ड पे लिख लिए हैं लेकिन आपको भी पता है
मान लो ये ओपी वेक्टर जो लिखे हैं वो डायगोनल है, ओपी वेक्टर डायगोनल है, आपको भी पता है बोर्ड पे नहीं हो सकता है ना। रूम को आप समझ सकते हैं नीचे वाला कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर है, तो ओपी वेक्टर हमारा हो जाएगा a माइनस 0 ए आई कैप, a माइनस 0 ए जे कैप, a माइनस 0 ए के कैप। तो बता ये पहला डायगोनल लिख लिया। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर आपको चारों डायगोनल लिखना है तो उतना माथा नहीं खराब करो कि सब डायगोनल निकालो, एक डायगोनल निकालिए, साइन चेंज करते रहो, निकल जाएगा सब डायगोनल। तो मान लेते हैं ये पहला डायगोनल जो है हमारा बच्चा, ये दूसरा डायगोनल मान लेते हैं, दूसरा डायगोनल है हमारा आर वेक्टर। दूसरा डायगोनल क्या है बच्चा? आर वेक्टर। हम बोले तो साइन चेंज करना, चलो आई का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ए आई ए जे ए के कैप। चार डायगोनल होते हैं रूम में, क्यूब में भी, क्यूबॉइड में भी। मान लेते हैं क्यूब वेक्टर, कुछ भी वेक्टर का नाम मानते जाना है। चलो अभी आई को माइनस रखे थे, अब इसको माइनस रख लेते हैं, ए आई माइनस ए जे माइनस एक ए, अभी आई को माइनस रखे थे, अब किसको माइनस रख लेते हैं? जे को माइनस रख लेते हैं, ठीक है। एक और वेक्टर लिख लेते हैं डब्ल्यू वेक्टर, के को माइनस रख लेते हैं, ए आई ए जे माइनस ए के। तो देखो बच्चे चार वेक्टर है, चार वेक्टर लिखे, चारों का लेंथ इक्वल है कि नहीं? देखो तो लेंथ कैसे निकलता है, लेंथ का मतलब मोड। चलो इसको ओपी के जगह पर कुछ और मान लेते हैं, अच्छा लगेगा, जेड वेक्टर मान लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो जेड चार वेक्टर निकाले बच्चा, चारों का लेंथ इक्वल है कि नहीं है? देखो लेंथ कैसे निकलता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, सबका लेंथ इक्वल है कि नहीं? बताओ जल्दी, सबका लेंथ इक्वल है, सबका लेंथ इक्वल है। तो अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, चार डायगोनल निकल गया, चार डायगोनल निकल गया। हम स्टार्टिंग में इसीलिए आपको स्क्वायर का बताए थे कि जब हम लोग पहला डायगोनल निकाले थे स्क्वायर में, तो दूसरा डायगोनल निकाले तो सिर्फ साइन चेंज किए थे तो आ गया था। तो हम बताए थे जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल निकालो, कोई एक निकालो, सब खुद से निकल जाता है। तो उसी तरह से ये चारों डायगोनल तो निकल गया। अब ध्यान से सुना, एक बात बोलते हैं हम आप लोग को कि मान लो ये कोई दो वेक्टर है और इसके बीच में अल्फा है, ये कोई दो वेक्टर है, इसके बीच में अल्फा है। अगर इसको काट के छोटा कर दिया जाए, इसको भी काट के छोटा कर दिया जाए, तब भी तो एंगल अल्फा ही रहेगा, है ना। गुड। तो हम चाहते हैं कि जेड वेक्टर जो है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लिया जाए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला था क्वेश्चन में कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो पहला डायगोनल से अल्फा बना रहा है। कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो पहला डायगोनल को जेड माने हम लोग, कोई एक लाइन है जो पहला डायगोनल के साथ, मान लेते हैं कोई ये लाइन है और पहला डायगोनल, डायगोनल 1, ये लाइन है, कोई लाइन है जो डायगोनल 1 के साथ अल्फा बना रहा है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लें और इसको भी मान ले, चलो इसको तो यूनिट वेक्टर मान ही लेते हैं, इसको यूनिट, क्योंकि लाइन के बारे में तो कोई कमेंट है नहीं, लाइन तो खुद से हमको एक वेक्टर लेना है। कैसे सर, कैसे सर? क्योंकि हम लोग चार डायगोनल तो निकाल लिए हैं, लेकिन क्या लाइन के बारे में कुछ कमेंट दिया है कि एक लाइन है जो पहला डायगोनल के साथ अल्फा बना रहा है, इतना बताया, लेकिन दूसरा डायगोनल के साथ बीटा बना रहा है, ये सब कुछ बताया, लेकिन वो बताया क्या है ना, उस लाइन के डायरेक्शन में वेक्टर क्या, ये सब बताया क्या? क्या वेक्टर का नाम बोला, कुछ बोला कि 2i - 3j + 4k, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। सिर्फ कोई एक लाइन है, उस डायरेक्शन में वेक्टर तो दिया नहीं, तो वेक्टर तो अपने मन से मानना है। तो जब अपने मन से ही मानना है, जब अपने मन से ही मानना है, तो हम लोग क्यों ना इस डायरेक्शन में, ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में वेक्टर मान लेते हैं li + mj + nk, वेक्टर ये मान लिए। तो बोलेगा कि ऐसा क्यों माने सर, आप ऐसा क्यों माने? तो हम बोलेंगे क्योंकि एंगल हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर पढ़ाए a.b/a का मॉड b का मॉड। तो जब हम लोग को a का मॉड करने का बारी आएगा, a का मॉड करने की बारी जब आएगा तो हम लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि a वेक्टर तो इसको माने हैं हम लोग,
ए वेक्टर तो हम लोग इसको माने हैं और बी वेक्टर इसको माने हैं, तो ए वेक्टर का मॉड तुमको पता हो जाएगा कैसे सर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है ना। इसलिए जानबूझ के हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, इसको यूनिट वेक्टर ही मानो, इसको यूनिट वेक्टर ही मानो। अब आया समझ में? इसीलिए इतना प्रवचन दे रहे हैं, इतना प्रवचन इसीलिए दे रहे हैं कि दो लाइन के बीच में अल्फा है, तो अगर काट के इसको छोटा कर ले जाए तब भी अल्फा ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर रहेगा, अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर रहेगा तब भी इसके बीच का एंगल अल्फा ही रहेगा। एक काम करते हैं, इसको तो यूनिट वेक्टर मान लिए एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसको यूनिट वेक्टर मान लिए। जो दिया हुआ था कि कोई लाइन है, दिया हुआ था कि कोई लाइन है, उसका वेक्टर नहीं दिया हुआ था तो उसको ये मान लिए। और पहला डायगोनल के साथ अल्फा बना रहा है, तो पहला डायगोनल तो हमारा ये है ए आई कैप प्लस ए जे कैप ए का कैप। लेकिन हम क्या बोले तुमको कि एक काम करो, इसको काट के छोटा बना लो, यूनिट वेक्टर बना लो। तो यूनिट इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है आपको पता है, वेक्टर चैप्टर में पढ़ाए हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। तो आइए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो पहला डायगोनल तो था जेड वेक्टर, लेकिन काट के छोटा बना लिए हैं, या हो सकता है बड़ा भी बना लिए हो, क्या पता। यूनिट वेक्टर जो ये इसका लेंथ 1 से कम हो, हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर बना लीजिए, तो अगर 1 से कम रहा होगा तो उसका लेंथ जो है ज्यादा हम लोग कर लिए हैं, अगर ज्यादा रहा होगा तो कम। प्लीज इतना कंफ्यूज मत हो, है ना। सिंपल हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों को यूनिट वेक्टर बना लो, और ये वेक्टर तो दिया हुआ नहीं था, अपने मन से माने, अपने मन से माने एल आई एम जे प्लस एन के, उसको यूनिट वेक्टर माने हैं तो इसको भी यूनिट वेक्टर बनाओ। तो जेड कैप निकाल लो, जेड कैप निकाल लो, आर कैप निकाल लो, क्यू कैप निकाल लो, डब्ल्यू कैप निकाल लो। तो आर कैप क्या होगा बच्चा, जेड कैप क्या होगा बताओ। जेड कैप, जेड का मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो रूट 3a, तो रूट 3a आया। अब डिवाइड कर दो सब जेड कैप का फार्मूला, जेड कैप का फार्मूला जेड वेक्टर बाई जेड का मॉड। तो जेड वेक्टर हमारा है ए आई प्लस ए जे प्लस ए के डिवाइडेड बाई जेड का मॉड, जेड का मॉड तो रूट 3a है। और जब अलग अलग करेंगे, ये कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3, है ना बच्चा। ये आ गया हमारा जेड कैप। तो सिमिलर आर कैप भी हमारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आई की जगह माइनस हो जाएगा, क्यू कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे की जगह माइनस होगा, यही होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, कहाँ गया, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना बच्चा, ये हमारा जेड कैप है, ये हमारा जेड कैप है। जेड कैप का वैल्यू क्या है बच्चा, आई कैप जे कैप के कैप बाई रूट 3। अब ध्यान देना कि कोई लाइन था जो पहला डायगोनल के साथ अल्फा बना रहा था और दूसरा डायगोनल के साथ बीटा बना रहा था। लाइन तो वही है बच्चा, एल आई एम जे एन के, बस दूसरा डायगोनल के साथ क्या बना रहा है, बीटा। तो दूसरा डायगोनल क्या हमारा आया था, ये वाला आया था। तो काट के यूनिट वेक्टर बना लेंगे, इसको काट के बोलो या बड़ा करके जो बोलना है बोलो। यूनिट वेक्टर बना लिए तो क्या है हमारा, आई की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। उसी तरह से अब ये मत बोलना कि सर सब डायगोनल उधर ही है, चारों डायगोनल उधर ही है, ये फेक फिगर बना रहे हैं, झूठा फिगर बना रहे हैं, समझ रहे हो बात को, रियल फिगर नहीं बना रहे हैं। अब ये नहीं कहना कि चारों डायगोनल सब आप उधर ही बना रहे हैं, बस ऐसे ही फेक फिगर बना रहे हैं। पहला डायगोनल है ये, दूसरा डायगोनल है ये, और तीसरा डायगोनल, मतलब ये तो लाइन है, लाइन तो हमारा फिक्स है बच्चा, लाइन तो हमारा फिक्स है। और तीसरा डायगोनल क्या आया था, इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा जे में माइनस होगा, मतलब आई माइनस जे प्लस के बाई रूट 3, और इसके साथ गामा बना रहा है
अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा चौथा वेक्टर जो रहेगा, चौथा वेक्टर जो हमारा रहेगा, ध्यान देना, मान लो एल आई है प्लस एम जे प्लस एन के, चौथा वेक्टर जो रहेगा वो डायगोनल के साथ क्या बना रहा है, डेल्टा बना रहा है, और ये वेक्टर के में माइनस रहेगा, आई प्लस जे माइनस के बाई रूट 3। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू, लगाओ, फार्मूला होता है